हिंदी विषय से टेट नेट टीजीटी पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तथा अन्य अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा हिंदी भाषा भाषी हिंदी अनुरागियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के भाग 2 में 51 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संकलन लेकर पुनः उपस्थित हुआ। इस श्रृंखला का भाग 1, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संकलन इस चैनल पर पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप अवश्य देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए चलते हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के भाग 2 में। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। तो पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ को खोजा किसने था? तो खोजा था हीरालाल जैन ने। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है, किसने कहा है? तो कहा है मुक्तिबोध ने। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। केसो कही न जाए का कहिए, किसकी पंक्ति है? तो केशव शब्द देख करके कहीं आपको भ्रम ना हो कि ये केशवदास की पंक्ति है। ये केशवदास की पंक्ति नहीं है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। यहाँ केशव श्री राम को कहा गया है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा, सही उत्तर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 5, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, किसकी पंक्ति है? ये उपमान मैले हो गए हैं पंक्ति है अज्ञेय की। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा उदय नारायण तिवारी। प्रश्न नंबर 8, किस बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं? तो ढूंढाड़ी जयपुरी को कहते हैं। हिंदी साहित्य की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं में राजस्थानी हिंदी भी है, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, जिसमें मारवाड़ी को मरुभाषा भी कहा जाता है और जयपुरी को ढूंढाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। मरुभाषा किस बोली को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसका उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 11, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 12, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर होगा 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानात्मक वाक्य या विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञाबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर होगा अरबी भाषा। प्रश्न नंबर 14, मुहावरे में किस शब्द शक्ति की प्रधानता रहती थी? इसका उत्तर होगा लक्षणा। प्रश्न नंबर 15, लोकोक्ति में किस शब्द शक्ति की प्रधानता रहती थी? इसका उत्तर होगा व्यंजना। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं बिना समय गंवाए। जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त होकर के अलग अलग अर्थ देता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है जुड़वा। प्रश्न नंबर 17, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये राजशेखर की। प्रश्न नंबर 18, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राणचंद चौहान। प्रश्न नंबर 19, सिद्धों की संख्या कितनी है? उसका उत्तर होगा 84। इन्हीं 84 सिद्धों में सरापा है, जिनको राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। अधिकतर विद्वानों ने सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं।
हरडे वाणी नाम से किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो ये दादू दयाल की रचनाएं हरडे वाणी नाम से संकलित हैं। प्रश्न नंबर 21, हरिदासी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होगा सखी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 22, रीतकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही क्रम से नाम आता है जिनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो रीतकाल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर होगा अलंकृत काल। प्रश्न नंबर 23, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकालीन आचार्यों की कितनी कोटियाँ बताई हैं? तो ये इसका उत्तर होगा 3। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य, कितनी कोटियाँ हैं? 3। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और तीसरा उत्तर होगा तीसरी कोटि है कवि शिक्षक आचार्य। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। आधुनिक काल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? तो आधुनिक काल को मिश्र बंधु ने नाम दिया है, इसका उत्तर होगा वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पंडित लोकनाथ। प्रश्न नंबर 27, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, उत्तर इसका होगा डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास लेखन पद्धति कौन सी है? सबसे बेहतर इतिहास लेखन पद्धति है जिसका उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसका नाम है, उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मधुकर कवि। और जयचंद्र प्रकाश अगर होता तो भट्ट केदार की रचना है। प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? उत्तर होगा सोमप्रभ सूर्य की रचना है। प्रश्न नंबर 31, रणमल छंद किसकी रचना है? तो ये श्रीधर की रचना है, उत्तर होगा श्रीधर। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो ये उत्तर होगा हेमचंद्र अनुशासन अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य। कभी कोई पूछता है कि हेमचंद्र किस भाषा के व्याकरणाचार्य हैं? तो अपभ्रंश के हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से भी बताया है, खासकर उत्तर अपभ्रंश को। तो प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 34, देव ने कविता का सौदागर किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा सुकवि। सुकवि को देव ने कविता का सौदागर कहा है। प्रश्न नंबर 35, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन है? भट्टनायक। भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद है, जबकि अनुमतिवाद शंकुक का सिद्धांत है और उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है। ये रस संप्रदाय में ये जो 4 सिद्धांत है, विवाह अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, जो ये सूत्र है भरत का, इसके चारों व्याख्याकार हैं। इसी के आधार पर निष्पत्ति जो शब्द है, इसमें विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसी निष्पत्ति को किसी ने उत्पत्ति में इसका अर्थ लिया है, तो भट्टलोलट ने इसका अर्थ उत्पत्ति लिया है, तो वहाँ उत्पत्तिवाद उनके सिद्धांत को कहा जाता है। इसकी व्याख्या, इस सूत्र की जो व्याख्या की है उसमें निष्पत्ति शब्द का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति लिया है और शंकुक ने इसका अर्थ अनुमिति लिया है, तो इसलिए अनुमितवाद उनके सिद्धांत को कहा जाता है। भट्टनायक ने इसको भुक्तिवाद लिया है, इसके लिए इनके सिद्धांत को भुक्तिवाद कहा जाता है और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद लिया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए साधारणीकरण भुक्तिवाद सिद्धांत को कहा जाता है और साधारणीकरण सिद्धांत के जनक भट्टनायक हैं। प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं तथा बोलियां हैं? तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। क्रम से देखिएगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और इसकी 18 बोलियाँ हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 है, 5 3 8 हो गया। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 है, 8 3 11 हो गया। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 हैं, 11 4 15 हो गया। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 है, कुल 18 बोलियाँ हो गई। प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसका उत्तर होगा देवनागरी। प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका उत्तर होगा सौरसेनी। प्रश्न नंबर 39। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका उत्तर होगा अर्धमागधी। और बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका उत्तर होगा मागधी। प्रश्न नंबर 41। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका उत्तर होगा खस। अगर आगे प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 43 पर सबसे पहले किस शब्द शक्ति का बोध होता है? तो इसका उत्तर होगा अभिधा। संसार अभिधा से ज़्यादा चल रहा है। व्यवहारिक जो लेन देन है, जो व्यवहारिक क्रियाकलाप है, इसमें अग्रिमा शब्द शक्ति अभिधा है। प्रश्न नंबर 44 पर चलते हैं। व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट ने कवि का तृतीय नेत्र किसे माना है? तो कवि का तृतीय नेत्र माना है प्रतिभा को। प्रश्न नंबर 45। मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। कितने प्रयोजन माने हैं? काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? 6 प्रयोजन माने हैं। कितने प्रयोजन माने हैं मम्मट के अनुसार? काव्य के कितने प्रयोजन? 6 प्रयोजन। यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, शिवितर्षति कल्याण, सद्यः परिनिवृत्ति और कांता समितो उपदेश। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है वो सद्यः परिनिवृत्ति, हमने तुरंत आनंद की प्राप्ति। इसमें 3 जो है यश, अर्थ और शिव इतर क्षति, ये कविनिष्ठ प्रयोजन है। शेष 3 पाठकनिष्ठ प्रयोजन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा सुमन राजे की रचना है। प्रश्न नंबर 47 पर चलते हैं। नामवर सिंह ने किसके काव्य को निषेध का निषेध कहा है? तो उत्तर होगा मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 48। प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन कहा जाता है किसको? केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा लल्लूलाल। प्रश्न नंबर 50। हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर होगा बांगरू। प्रश्न नंबर 51। कौरवी बोली का कौरवी नामकरण किसने किया? तो इसका उत्तर होगा राहुल संकृत्यान। ये रहा 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको अगले हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी का भाग 3 जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ये क्रम जारी रहेगा। हर 1-2 दिन में हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस चैनल पर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।